नमस्ते। आप दी लल्लन टॉप की खास सीरीज देख रहे हैं कोरोना डायरीज 2.0। 2.0 क्यों? इसलिए कि जब पिछले साल कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर था तो हमने कोरोना डायरीज की शुरुआत की थी। उसमें लोगों की आप बीतियां थी, लोगों के किस्से थे जो उनके ऊपर घट रहे थे, जिनसे आपका जुड़ना जरूरी था, जिन्हें सुनकर जानकर सच्चाई पता चलती थी। हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि ये दोबारा शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अब जब कोरोना दोबारा से अपने पांव पसार रहा है तो फिर हमें ये कोरोना डायरीज दोबारा शुरू करनी पड़ी। इसलिए 2.0 इसमें हम आपको ऐसे लोगों से जुड़वाते हैं, ऐसे लोगों के की बारे में आपको जानकारी दिलाते हैं जो कि आप तक पहुंचती नहीं हैं, आम खबरों में आप तक पहुंचते नहीं हैं वो लोग। तो इस सीरीज के तहत आज हमारे साथ विवेक मिश्रा मौजूद हैं। देश दुनिया की जानी मानी विज्ञान एवं पर्यावरण पत्रिका डाउन टू अर्थ के करस्पॉन्डेंट है विवेक मिश्रा जी। और एक राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी घाघरा की नेपाल से बिहार तक बाढ़ और सामाजिक कहानी के लिए यात्रा कर चुके हैं। और पिछले साल जब कोरोना चल रहा था, मुझे याद है इनकी रिपोर्ट हम पढ़ा करते थे हमारे ललन टॉप में। डाउन टू अर्थ की जो रपटें आती हैं वो हम पढ़ा करते हैं, और विवेक मिश्रा के हमारे कई साथी हैं जो कि बड़े मुरीद हैं इनकी रिपोर्ट्स के। काफी ज्यादा वो सच के करीब होती हैं। तो पिछले साल विवेक मिश्रा जी ने मजदूरों के साथ दिल्ली से श्रावस्ती तक तकरीबन 650 किलोमीटर का सफर पैदल किया था, ये जानने के लिए कि जो मजदूर पैदल लौट रहे हैं उन पर क्या बीत रही है। अभी फिलहाल कोरोना के पीक टाइम में हरिद्वार से कुंभ तक की जमीनी रिपोर्टिंग की है इन्होंने। कुंभ जो कि इस वक्त हमारे कीवर्ड है, जो कि इस समय खबरों में कीवर्ड है, और हर कोई कुंभ की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर के आम व्यक्ति तक, अखाड़ों से लेकर के रिपोर्टर तक। तो विवेक मिश्रा जी, आपका स्वागत है इस सीरीज में, दी लल्लन टॉप में आपका स्वागत है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। विवेक जी, हमें ये बताइए कि आप कुंभ होकर के आए हैं, आपने कुंभ की जमीनी जी। हकीकत देखी है। एक जैसे टर्म जो शुरुआत में हम सुनते हैं, जिसे मुख्यमंत्री से लेकर के और बाकी कई सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है कि सुपर स्प्रेडर, कि क्या कुंभ सुपर हम्म। स्प्रेडर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुपर स्प्रेडर नहीं है, जो सत्ता के लोग हैं वो कह रहे हैं सुपर स्प्रेडर नहीं है, आम लोग हैं, पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं सुपर स्प्रेडर की क्षमता है। थोड़ा इस बारे में हमें बताइए कि ये आपने वहां जाकर के इस संबंध में क्या देखा, आपको क्या लगता है? आ, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही गंभीर वक्त है, बहुत ही गंभीर समय है हमारे सामने दोबारा से। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संक्रमण के चपेट में है, और उस एक ऐसे विषाणु के जिसका व्यवहार बिल्कुल अनिश्चित है, और जिसके बारे में हम बिल्कुल कुछ सही तरीके से, ठीक ठीक तरीके से हम कुछ कह नहीं सकते हैं। एक ऐसा वक्त है जब सामाजिक दूरी जो है वो एक नियम बन गया है, और सामाजिक दूरी एक ऐसा शब्द बन गया है जिसमें हम एक दूसरे से दूर रहना हमारी एक मजबूरी है। और दुनिया एक दूसरे से जो उसका राब्ता है वो बहुत कम हो गया है, खासतौर से आमने सामने का। लेकिन और ये सब कुछ हुआ है कि हम कोरोना संक्रमण से बच जाएं और उस विषाणु को हराने की कोशिश करें जो दुनिया को हराने पर तुला है। तो जब ऐसा वक्त है तो कुछ ऐसे आयोजन हो रहे हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं देश के भीतर जिन पर सवाल खड़े होते हैं। खास तौर से उन्हीं में से एक जगह है इस वक्त हरिद्वार, उत्तराखंड का एक जिला है, कुंभ नगरी है, और जहाँ 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन हो रहा है। एक ऐसे वक्त में जब बहुत सारे सवाल हमारे सामने अ, खड़े हैं, और कई जिंदगियां जो है मौत के कगार पर हैं, और कई चिताएं हमने जलती देखी हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर उत्तराखंड के हरिद्वार में क्यों इस वक्त कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, क्यों वहाँ पर अ, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ जमा हो रही है, जबकि हम जानते हैं कि एक दूसरे के नज़दीक आने पर, खास तौर से भीड़ वाले इलाकों में, विषाणु का प्रसार बहुत तेजी से हो सकता है, कोरोना विषाणु का। तो
जो सुपर स्प्रेडर की बात है खास तौर से, वो उन जगहों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पर कोरोना संक्रमण के कुछ मरीज़ अनजाने मरीज़ उस भीड़ में उपलब्ध हैं और हम उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन वो हमारे आस-पास टहल रहे हैं और एक कैरियर का काम कर रहे हैं विषाणु के, जो कि मास के भीतर कोरोना के प्रसार का काम कर रहे हैं। तो इस पे एक राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इस पे चिंता जताई कि कुंभ का आयोजन जहाँ बिना बुलाए करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक हिंदू धर्म के भीतर उसका बड़ा महत्व है। कई स्नान, गंगा स्नान का, नए साल का, तो उसमें बहुत करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं गंगा में स्नान करने के लिए और उसमें किसी तरह का निमंत्रण, बुलावा नहीं होता है आमतौर पर और लोग अपनी स्वेच्छा से पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार जब सरकार के पास पूरा मौका था, जब कहा जा रहा था कि ऐसा कोई आयोजन न किया जाए, जिसमें कोरोना प्रसार अ, को मौका मिल जाए अपने इर्द-गिर्द और देश में फैलने का। तब ऐसे समय में कुंभ के आयोजन पर जिद दिखाई दी, कुछ राजनेताओं की, कुछ अ, नेताओं की। तो और कुछ जो चीज़ हुई है पिछले 1 महीने के भीतर, इसने देश में अब एक बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है। ख़ास तौर से जब हम ज़मीन की हकीकत देख के अभी मैं लौटा हूँ हरिद्वार से, तो पिछले 6-7 दिनों में 2 शाही स्नान हरिद्वार में हुए हैं। शाही स्नान अ, जो हमारे हिंदू धर्म के अखाड़े हैं, उनके जो मानने वाले संत हैं, बाबा हैं, वो उस आयोजन में एकत्रित होते हैं एक जगह और कुछ तिथियों पर वो गंगा में स्नान करते हैं। तो उसका उस आयोजन का जो है बड़ा महत्व है। लेकिन अब ऐसे वक़्त में जब हम जान रहे हैं कि दुनिया भर में महामारी है, तो उसको नियंत्रित करने के बजाय उसको चलाए जाने की बात हो रही थी। तो कहा गया कि ये सुपर स्प्रेडर बन सकता है, यानी कुंभ में जब करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे, जैसा सरकार का पहले दावा था कि करीब करोड़ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो कहा गया कि यहाँ से कोरोना बम फूट सकता है और देश भर के अलग-अलग हिस्सों में जहाँ भी कोरोना के मामले कम हैं, वहाँ बढ़ा सकता है। तो इस संदर्भ में सुपर स्प्रेडर का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, तो जैसे जो जब आप वहाँ पहुँचे, आप लोगों ने तो बिल्कुल करीब से देखा, आप वहाँ ज़मीन पर उतरे, आपने जी। वहाँ पे लोगों को देखा नहाते हुए, वहाँ की तैयारियों को देखा, प्रशासन की तैयारियों को देखा। अच्छा, बीच में ये खबरें आने लगी थी कि जो वहाँ पे प्रशासन है और जो वहाँ का स्वास्थ्य महकमा है, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि भई हमारे बस की इतनी भीड़ नहीं है। कई मार्फत ये खबरें आईं, कई जगह रिपोर्ट्स में भी आईं, हालाँकि सत्ता पक्ष ने नकारा, प्रशासन ने बाद में नकारा। ये थोड़ा तैयारियों पे आप बताइए कि जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको तैयारियाँ किस तरीके की दिखीं? जी। दरअसल डाउन टू अर्थ में हम लगातार जब कुंभ के आयोजन की बात ही हो रही थी, उसी वक़्त से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे और उस तरफ मुझे याद है महाशिवरात्रि यानी 11 मार्च के ठीक पहले ये सब बातचीत हो रही थी कि कुंभ का आयोजन होगा और वहाँ के प्रशासन से मैंने संपर्क किया तो पता चला कि इस बार का जो कुंभ का आयोजन है हरिद्वार में, वो एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा और खूब इसका प्रचार भी किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बाद में ये बात आई। हुँ। डाउन टू अर्थ में हमने उसको उठाया भी कि शायद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कितना कारगर होगा, उसको लेके कितना काम किया जा रहा है। तो वहाँ मेला प्रशासन का कहना था कि वो घाटों पर, जहाँ पर ख़ास तौर से स्नान के लिए गैदरिंग होती है, मास गैदरिंग होती है, उन घाटों पर कैमरे फिट करेंगे और वो ऐसे कैमरे होंगे जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस युक्त होंगे, यानी उनमें मास अ, गैदरिंग को पहचानने डिटेक्ट की करने की हाँ, क्षमता पहचानने होगी। की क्षमता होगी। वो ये भी डिटेक्ट कर पाएँगे कि क्या मास्क जो है किसी व्यक्ति ने लगाया है या नहीं लगाया है। इवन कि ये भी कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग तक को मेंटेन करने की कंट्रोल रूम से कोशिश की जाएगी। हुँ, हुँ। तो ये सारे दावे किए जा रहे थे और दिल्ली की एक कंपनी थी इनोवेशन जिसको ये काम सौंपा गया था कि वो वहाँ पर लगाएगी। लेकिन जब हमने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि करीब 100 एआई कैमरे लगाने का दावा आया
कि 100 लगा, जबकि 350 के आसपास लगाने की बात थी, 350 कैमरे। लेकिन जो 100 कैमरे लगाए गए थे, उनमें 4 फीचर एआई के काम करने थे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की पहचान और नंबर्स ऑफ डिवोटीज, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, उनकी जानकारी, ये सारी चीजें वहां पर वो एआई कैमरे को करना था। लेकिन इनमें से 2 ही फीचर शायद काम कर पाए, और उनमें से भी एक फीचर, क्योंकि जब हम जमीन पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर जो एआई कैमरे का काम था वो बिल्कुल डल था। इवन कि पहला जो 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन जब गंगा स्नान हुआ हरिद्वार के अंदर, तो करीब 37 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, जिसमें ये पहली बड़ी मास गैदरिंग थी। और इस मास गैदरिंग होली से ठीक पहले जब इतना मास गैदरिंग वहां पर हुई थी, तभी ये शक जाहिर हो गया था कि आने वाले वक्त में अगर कुंभ में इसी तरह की मास गैदरिंग होती है, तो एक बड़ा संकट देश के सामने खड़ा हो सकता है कोरोना संक्रमण को लेके। लेकिन जब हम 10 अप्रैल को हरिद्वार में जब हम टहल रहे थे, घूम रहे थे इधर-उधर, तो हमने देखा कि वहाँ पर एआई कैमरे बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। और घाटों पर अनाउंसमेंट की जो व्यवस्था थी प्रशासन की तरफ से, जिसमें रिकॉर्डेड मैसेज चलाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि आप एक-दूसरे से दूरी बनाएँ, 2 गज की दूरी ज़रूरी है और मास्क पहनना ज़रूरी है। लेकिन वो एक ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड वॉइस थी, जो कि कानों तक तो जा रही थी, लेकिन दिल और दिमाग को एक्शन के लिए मजबूर नहीं कर रही थी। और वहाँ पर जो प्रशासन लगाया गया था, खासतौर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, उत्तराखंड की पुलिस थी, 2-2 राज्यों की पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, उत्तर प्रदेश के कई पुलिस जवान वहाँ पर मौजूद थे और उत्तराखंड की भी पुलिस थी। तो करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत सारे जवान, पुलिस जवान वहाँ पर मौजूद थे, जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई थी। और पुलिस जवानों का जो रोल था, वो ये था कि वो लोगों को एक-दूसरे के सामाजिक दूरी का पालन कराएँ, मास्क वगैरह की देखभाल करें। और लेकिन ऊपर से शायद कुछ ऐसे आदेश थे कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें आप रोकिए-टोकिए कम। वहाँ पर अच्छा। एक और बड़ी चीज़ थी जो पहली बार दिखाई दी, कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ जो लोग थे, वो वर्दी में जो पुलिस की भूमिका में वहाँ पर खड़े थे, उन्हें कुंभ मेलक की उपाधि दी गई थी। और अच्छा। जगह-जगह वो जगह-जगह बैरिकेडिंग पर खड़े थे और नहीं, पुलिस से जा तो जी, जी। ये जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे जी। और वो पुलिस की वर्दी में थे। जी, वो मतलब अभी फुल पैंट और व्हाइट शर्ट और एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पट्टी होती है अपनी वो जो पहनकर आरएसएस की जी, ड्रेस है जी। वो उसमें जी, थे जी, जी। जी, जी, और वो उसमें खड़े पुलिस थे जैसा ही और ऊपर काम से एक कर रहे थे। जैकेट पहने हुए थे जिस पर कुंभ मेलक लिखा हुआ था, जो कि अच्छा। पुलिस के ज़रिए पुलिस के साथ में और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में हुँ, हुँ। जी, जी। तो वो पूरे पुलिस जैसा ही व्यवहार कर रहे थे और आने वाले श्रद्धालुओं को रोकना जी, जी। तो मुझे लगा कि पुलिस से ज़्यादा सक्रिय वहाँ पर जो अ, फो पर्सनल फ़ोर्स थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी। यहाँ तक कि जो गाड़ियों का मूवमेंट था, उसको नियंत्रण करने से लेकर वहाँ पर जब लोग पास वगैरह को लेके या जाने की जिद करते थे, तो उनको डाइवर्ट करना, मतलब वो हर तरह के पुलिस की भूमिका में थे। और मुझे बाकी जवान शिथिल दिखाई पड़ते थे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे, वो किनारे कुर्सी पे बैठे रहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ज़्यादा आगे आकर कोशिश करते थे। तो एक नई चीज़ मैंने पहली बार देखी थी वहाँ पर जिनको कुंभ मेलक कहा जा रहा था। किस पावर और शक्ति के तहत उनको ये दिया गया था, वो मुझे नहीं बहुत स्पष्ट तरीके से मालूम है। इस पे हाँ, किसी लेकिन प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात की, पुलिस अधिकारी से बात की कि इनको किस उसके तहत आपको किस नियम के तहत ये शक्तियाँ दी गई हैं वो इनको? शासन की तरफ से ही कुंभ मेलक की उपाधि वाले कुछ लोगों को तैनात करने की बात थी। हुँ, लेकिन उसमें शायद आरएसएस के लोग ज़्यादा थे, आरएसएस के ही लोग थे। और एक रात को जब हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पर थे वहाँ पर, तो वहाँ हमने देखा कि अ कुछ लोग आते हैं रात में और वो अपने जो भी कुंभ मेलक थे उनको सुनिश्चित करते हैं, उनको कहते हैं कि आपसे कोई सवाल पूछे अगर आपसे कि आप क्यों यहाँ खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं,
तो आप उन्हें बिल्कुल अपना आई कार्ड दिखाएँ कुंभ मेलक का, और डरने की कोई बात नहीं है, रात में पूरे रुकने की व्यवस्था है, चाय वगैरह आपको आस-पास के होटलों से मिलती रहेगी। तो उनके जो बड़े बॉस थे, वो आते थे, उन्हें समझाते थे और फिर ब बच्चों को हौसला देते थे और निकल जाते थे। बहरहाल, ये तो एक पहलू था उस सुरक्षा व्यवस्था का। लेकिन सबसे और जो सबसे गहरी बात है, जो वहाँ पर 10 तारीख के बाद दिखाई देना शुरू हुई, क्योंकि हम दिल्ली से गए थे, तो करीब नानसर बॉर्डर पर एक चेकिंग लगा दी गई थी और उत्तराखंड सरकार ने कहा था, जब बहुत दबाव होने लगा कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो सकते हैं शाही स्नान में, जो कि 12 अप्रैल को था पहली बार। तो ये बात जब होने लगी और चारों तरफ ये होने लगा कि ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैल सकता है। तो वहाँ की सरकार ने कहा कि जो भी बाहर से आएँगे हरिद्वार में, ख़ास तौर से उन 12 राज्यों के लिए कहा जिसमें दिल्ली भी शामिल था, उत्तर प्रदेश भी शामिल था, महाराष्ट्र भी शामिल था, मध्य प्रदेश भी शामिल था। उन 12 राज्यों के लोग जब आएँगे यहाँ पर, तो वो आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँगे। तो जो भी बॉर्डर से आने वाले लोग थे, उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चेक की जाती थी। उसमें नेगेटिव लिखा होता था तो उन्हें उनको एक टोकन काट के दिया जाता था और कहा जाता था अब आप शहर के अंदर जा सकते हैं। तो ये 10 अप्रैल से शुरू हो गया था, उससे ठीक पहले। और 10 अप्रैल की ही बात है, कुछ ऐसे लोग भी थे उसमें जो आरटी-पीसीआर की गलत रिपोर्ट्स लेकर अ, बॉर्डर से जो है अंदर चले जा रहे थे। और उन मतलब 10% संख्या ऐसी भी थी जो पुलिस को झांसा देने में कामयाब रही और बॉर्डर से हरिद्वार के अंदर चली भी गई। इसकी कई जगह रिपोर्टिंग भी हुई, कई जगह मामले भी आए, प्रशासन ने भी माना कि ये गलतियाँ हो रही हैं। 11 तारीख को थोड़ी सख्ती कर दी गई थी बॉर्डर पर और हरिद्वार के अंदर प्रवेश करने की जो इजाज़त थी, वो उसको सख्त कर दिया गया और बहुत सारी गाड़ियों को बॉर्डर के इलाकों से डाइवर्ट कर दिया गया, यानी हरिद्वार से अलग कर दिया गया। और शायद ये फैसला तब आया जब वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली थी। ये प्रशासन को लग गया था कि कल 12 तारीख को पहला शाही स्नान है और ऐसे में जो उनका अनुमान था कि करीब 1 करोड़ लोग आ सकते हैं शाही स्नान के लिए, तो जब उन्हें लगा कि संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, तो उन्होंने डाइवर्जन शुरू कर दिया था। लेकिन वो फैसला काफ़ी लेट था, जो कि बाद में वहाँ के मेला प्रशासक आईजी अ, संजय गुंज्याल ने इस बात को कोट किया और कहा कि मेला में हमने जो डाइवर्जन किया बाहर से आने वाले लोगों का, वो काफ़ी देर से लिया गया फैसला था और इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी माँगी कि ये फैसला शायद वो थोड़ा पहले ले सकते थे। अच्छा। और वहाँ के जो आप लोगों ने जो वहाँ पे स्वास्थ्य महकमे के इंतज़ामात देखे कि जी। अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति भीतर है और भीतर से वो पॉज़िटिव पाया जाता है या उसको सर्दी-बुखार और जुकाम शुरू होता है, शरीर में दर्द शुरू होता है, तो ज़ाहिर तौर पे कोरोना कैंप वगैरह भी होंगे। उनके इंतज़ामात कैसे थे, जो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किए गए? देखिए सब एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जो कोविड संक्रमण में जो सबसे ज़्यादा जोर दे के कहा जा रहा है वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की तरफ से कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है, तो सबसे पहले हमें एक-दूसरे से दूरी बनानी होगी, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है। और दूसरा कहा जा रहा है कि आपको मास्क से अपने फेस को कवर करना होगा ताकि ड्रॉपलेट्स जो हैं अगर उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो बाहर फैलने ना पाएँ। लेकिन आज लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि अ, इस बात के बहुत पक्के सबूत हैं कि ड्रॉपलेट्स यानी हवा के बयार जो हवा के साथ में वायरस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, संक्रमण फैला सकता है। यानी मास्क जो है वो अब बेहद ज़रूरी है। ये बात लैंसेट की रिपोर्ट के बाद और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। तो जो हरिद्वार की भौगोलिक संरचना है, जिसमें गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं, उसको आप देखेंगे अगर, तो करीब 10 किलोमीटर का क्षेत्र है में हरिद्वार बसा हुआ है और 3 से 4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ख़ास तौर से हरिद्वार स्टेशन से लेके हर की पौड़ी तक का जी। जहाँ गंगा घाट है, जहाँ स्नान के लिए लोग जाते हैं, वहाँ तक का जो क्षेत्र है, वो एक सकरा रास्ता है और सड़कें हैं, लेकिन 2010 में ये स्थिति थी
कि वहाँ पर अगर कहा जाए कि तिल रखने की जगह सड़क पर नहीं थी, एक मुट्ठी तिल आप रख दें, वो जगह शायद वहाँ ढूँढने से नहीं मिलती, इतनी भीड़ हो जाती है। जी। तो 1 करोड़ की भीड़ अगर इकट्ठा हो जाती, तो शायद प्रशासन जो उसके मानक तैयार किए गए थे कोरोना बचाव के नियमों के, उसको शायद 10% भी उसका पालन ना हो पाता। तो इसके बावजूद जब पहला शाही स्नान हुआ 12 तारीख को, 12 अप्रैल को, हुँ, तो उस दिन करीब अ, 31 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, जिसमें कई अखाड़े थे, जूना अखाड़े और कई प्रमुख अखाड़े थे, 13 अखाड़े थे, उनके श्रद्धालु थे और कुछ बाबा उसमें थे और बाकी बाहर से आए हुए लोग थे। कुल 31 लाख लोगों ने 12 अप्रैल को गंगा में डुबकी लगाई। तो उस दिन हम लोगों ने देखा कि हर की पौड़ी से लेके हरिद्वार स्टेशन से लेके और हर की पौड़ी तक बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। किसी भी तरह के कोरोना बचाव नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। ख़ास तौर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें नदारद थी और जिसको भारत सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने मेला शुरू होने से ठीक पहले एक कुंभ मेले की वेबसाइट बनाई है, जिसमें उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपलोड किया गया है। यानी एक ऐसा मेला आयोजन कराने का एक ऐसा प्रावधान बनाया गया, जिसमें कहा गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के ये रास्ते हमें अपनाने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनका 2% भी पालन वहाँ पर नहीं हो पाया। 2-3 चीज़ें बेहतर भी थी। वो ये बेहतर थी कि कुछ सैनिटाइज़र्स वग़ैरह की जो व्यवस्था थी वहाँ पर, वो ठीक-ठाक थी और कुछ सैनिटाइज़र्स के लिए के डिब्बे लेकर लोग घूम रहे थे। जो जो शहर का इलाका था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मैनपावर इंडल्ज की गई थी, ताकि लोगों को साफ-सफाई मिले और वो घाट तक जो है जा सकें। बहुत सारे गार्ड्स थे, पुलिस पर्सनल थे, तो बहुत रश था, काफ़ी रश था और ऐसे वक़्त में ये कह पाना कि उस रश में कौन कोरोना संक्रमित है और कौन नहीं, शायद बड़ा मुश्किल वो था। तो वहाँ से चूँकि 10 अप्रैल को करीब कुंभ हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या थी, वो करीब 40,000 के आस-पास थी। 11 अप्रैल को वही संख्या बढ़कर 95,000 1 लाख के आस-पास आ गई और 12 अप्रैल की दोपहर तक करीब 1.5 लाख लोग थे। फिर शाम होते-होते जो पहले से लोग मौजूद थे और बाहर से आने वाले लोग थे, वो उनकी संख्या मिलाकर करीब 31 लाख हो गई। तो हुँ, उस दिन बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात चली गई कि मेला प्रशासन जो है कोरोना बचाव नियमों का पालन कराने में पूरी तरह से विफल रहा है। क्योंकि ठीक उसी समय में जब लोग गंगा डुबकी लगा रहे थे, देश के अलग-अलग हिस्सों में कई लोग अपने परिजनों को, अपने प्रियजनों को कोरोना के कारण खो दे रहे थे। क्योंकि पिछले 10 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जो बहुत ही दुखद हैं और इस बार का जो कोरोना संक्रमण है, उसमें जो कॉमन बात आ रही है कि बहुत सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो वक़्त मिल रहा है किसी मरीज को सर्वाइवल का, वो बहुत कम है। यानी करीब 24 घंटे से 48 घंटे मैक्सिमम वो सर्वाइव कर पा रहा है और इतनी देर में उसमें यंगस्टर्स भी हैं, बुजुर्ग भी हैं बिल्कुल। और हर तरह के स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति भी शामिल हैं। तो उसके कोई नियम नहीं बन पा रहे हैं और ऐसे वक़्त में बड़ा हल्ला हुआ कि इतने सारे लोग अगर इकट्ठा होंगे, तो फिर शायद प्रशासन को वहाँ से थोड़ा-सा धक्का लगा और उस दिन हमने रिपोर्ट करना शुरू किया कि 11 अप्रैल को भी किया था, फिर डाउन टू अर्थ में 12 अप्रैल को भी हमने रिपोर्ट किया रात में 7 बजे कि करीब इतनी संख्या जो है वो आज गंगा पर इकट्ठा हो गई है। वापस जो प्रशासन जब इस बात को लेकर सहम गया कि इतने सारे लोग आ गए हैं, अब इन्हें सँभालना मुश्किल है, तब प्रशासन ने ये किया कि हरिद्वार स्टेशन पर अलग-अलग पंडाल बनाए गए थे हुँ, और जो पंडाल बनाए गए थे, उसमें श्रद्धालुओं को रोक ये कोशिश की कि वो वहाँ रुकने ना पाएँ और वहाँ से वो वापस जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़कर वापस अपने-अपने राज्यों को चले जाएँ। तो जो
ये बात प्रशासन की तरफ से की गई, तो उसने एक और डर बढ़ा दिया कि ये जो श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं, क्या गंगा का आशीर्वाद ही लेकर जा रहे हैं या फिर कोरोना संक्रमण का को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं दूसरे राज्यों में। तो वो जो स्थिति है वो आने वाले समय में हमें दिखेगी, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में कहा है कि जो भी कुंभ से आए हुए श्रद्धालु हैं, उनकी जाँच वो अलग से करवाएँगे। उसके बाद ही उन्हें स्टेट के अंदर, लेकिन ख चिंताजनक बात ये है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं, हम्म। वहाँ पर अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अच्छा, विवेक जी, जैसे मैं बताऊं, मेरे रिश्ते में एक मौसी लगती हैं। जी, तो जब उन्होंने कुंभ की बात में, मुझे घर से फोन आया कि भाई इनको तुम ज्यादा जानते हो, तुम लोग खबरों की दुनिया में हो, इनको थोड़ा समझाओ, क्योंकि ये कुंभ नहाने जाने की बात कर रही हैं, वो भी इस दौर में जबकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। हुँ, हुँ। तो हमने फोन पे उनसे बात की, हमने कहा कि भाई मौसी क्यों आप ऐसा कर रही हैं इस समय जब, और दूसरी तरफ मुझे पता चला कि उन्हीं के रिश्ते में उनके ससुर और एक दो लोगों की बिल्कुल आसपास मौत हुई थी, हुँ, ठीक एक दिन पहले। मतलब वो इससे अनजान नहीं थी कि लोगों की मौत हो रही है, वो इससे अनजान नहीं थी कि ये बहुत खतरनाक चीज है, वो इससे भी अनजान नहीं थी कि इस पे जाना बड़ा रिस्क का मामला है। तो मुझे थोड़ा-सा ये समझाइए कि जो उस दौरान, कुंभ के दौरान जो जनता थी वहाँ की, हुँ, वो ज़्यादातर ग्रामीण जनता है, श्रद्धालु हैं, आस्थावान लोग हैं, गाँवों से, कस्बों से आए हुए लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं लाखों की संख्या में। आप जब उन लोगों की रैंडम सैंपलिंग कर रहे थे, आप जब उन लोगों से मिल रहे थे, तो क्या उनमें वो डर भी दिख रहा था आपको कि हाँ, ये कोरोना का दौर है और हम मास्क नहीं लगा रहे हैं? वो ठीक है, जो उनको सुनाई दे रहा है वो उनके कानों तक ही पहुँच रहा है, आगे नहीं जा रहा है, दिमाग तक नहीं जा रहा है। लेकिन उनमें कितना डर था, उनमें कितनी अवेयरनेस थी कोरोना के प्रति, और उनमें कितनी ये जो जो सेंस ऑफ वो होती है बिलॉन्गनेस कि हाँ, हम यहाँ से हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, और इस तरह की जो कहानियाँ होती, वो जी। थोड़ी-सी रैंडम सैंपलिंग मुझे समझाइए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इकट्ठा हो रहे थे, आ रहे थे। तो आप जब एसओपी देखेंगे, कोरोना से बचाव के नियमों की एसओपी को देखेंगे भारत सरकार की, तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया था कि कम से कम 10 वर्ष के जो से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो 65 वर्ष से अधिक अ, उम्र के जो लोग हैं, वो कुंभ जाने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने होम स्टेट में, अपने घर पर रहें और कुंभ कुंभ में आने की कोशिश ना करें। शायद सरकार को इस बात का अंदेशा है या बार-बार जो मामले आ रहे हैं उसमें ये दिखाई देता है कि जिन्हें थोड़े ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ हैं या जो वल्नरेबल ग्रुप है जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, बच्चे हैं, वो अ, कोरोना संक्रमण के शिकार बहुत जल्दी बन सकते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बुज़ुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो आस्था का सवाल है, जिसके बारे में कहते हैं कि पहले लोग घरों से निकलते थे तो कहते थे कि जब उत्तराखंड वगैरह आया करते थे, पहाड़ों की तरफ आते थे, तो वो ये मान के चलते थे कि अब जा रहे हैं शायद लौटेंगे नहीं। क्योंकि वो उनकी धार्मिक आस्था का ऐसा विषय हुआ करता था कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो कठिन जगहों पर जो तीर्थ यात्राएँ होती थी, उनको करते थे। तो जब वो तीर्थ यात्राओं में जाया करते थे, तो घर से ये कह के निकलते थे कि शायद अब वापसी की मुलाकात ना हो, तो उसका पूरी एक औपचारिक रस्म होती थी। लोग विदाई देते थे उसकी और जैसा हज में भी होता है तो उस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो अब भी जो बुज़ुर्ग ज़्यादातर गाँव, कस्बों के लोग हैं, वो इस वाले पहलू से थोड़ा-सा जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कि वो चाहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अ, पवित्र काम जो उनके धर्म में उनको बताए गए हैं, उसको वो निपटा दें, पूरा कर दें। तो वो उन पे बहुत ज़्यादा हावी था वहाँ पर, क्योंकि जब हम वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनमें कोरोना का जो संक्रमण का जो भय था, तो वो ये बात ज़्यादा दोहराते थे कि मृत्यु तो हमारी वैसे ही करीब है। अ, अच्छा। और जो है उसमें कोरोना से मरें या पवित्र काम करके मर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बात भी कहीं-कहीं आती थी। और दूसरी चीज़ थी कि जो बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग थे, जिनको बिल्कुल जागरूक ज जो कि कोरोना विषाणु को लेके उनके उनके पास कोई राय ही नहीं थी। यानी उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
जो कि पिछले 1 साल से हम पूरी दुनिया कोरोना विषाणु को के बारे में सुन रही है, समझ रही है। तो इसका एक मतलब है कि सरकार गाँवों तक किसी विषाणु के खतरनाक होने की जो कहानी है, जो वो उसकी लेके समझ पहुंच है, नहीं पाई। वो बनाने में पहुँच नहीं पाई, उनको जागरूक नहीं कर पाई, उनको बता नहीं पाई, समझा नहीं पाई कि ये विषाणु जो है वो बहुत अनिश्चित है अ, और इससे जो है बचाव करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप कि केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की सरकार दोनों चाहते थे कि कुंभ हो और हम्म। दोनों के स्टेटमेंट आप देखें मैं उन बयानों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उनके बयानों को आप देखें पिछले दिनों सुर्खियों में जिसमें बड़ी रिजिडिटी के साथ, बड़ी ज़िद के साथ कहा गया कि कुछ भी हो जाए कुंभ जो है चलता रहेगा। तो एक हिसाब से आए हुए श्रद्धालुओं को शक्ति दी जा रही थी, उनको वैध किया जा रहा था कि आप सही आए हैं, सही जगह पहुँचे हैं। हाँ, ये इंतज़ाम आप ही के लिए हैं और आप गंगा स्नान करिए, हम आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, हम्म। भले ही आप कोरोना संक्रमित हो जाएँ। क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो पता है, वो जाँच से हो सकता है। हम्म। यानी जाँच की प्रक्रिया से बिना गुज़रे हम शायद स्पष्ट तौर पे ना बताएँ। कुछ लक्षण दिखाई देने पे हम उसको बीमारी समझ लें, लेकिन बाद में जाँच पे ही जाना पड़ता है। तो जो जाँच की व्यवस्था थी, ख़ास तौर से हरिद्वार के अंदर, अगर मेडिकल पहलू की बात करें, हम्म। तो उसमें बहुत सारे लूप होल थे और जो कि अभी हैं और 27 अप्रैल तक चूँकि मेला चलेगा, लेकिन अब जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तब आज शायद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कुंभ को अब प्रतीकात्मक बना देना चाहिए, सिम्बॉलिक बना देना चाहिए। लेकिन ये शायद ये स्टेटमेंट बहुत देर से आया है क्योंकि अखाड़ों ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया जी, है, जी। जब मौतें क्यों हो चुकी हैं जी, अखाड़ों जी। में कि तो ये सारी बातें बहुत देर से आई हैं, जब बहुत कुछ हो चुका है। इस 3, 4, 5 दिनों में बहुत कुछ ऐसा घटा है वहाँ पर जो कि आगे जिसके दुष्परिणाम दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे अगर उन कहानियों की बात करें, तो देखिए एक एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी वहाँ पर मिली मुझे मैं थोड़ा उस विषय से अलग हाँ, कि हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि देश में अभी जब दोबारा कोरोना संक्रमण की लहर आई, तो सबसे पहला जो नाम आया वो महाराष्ट्र का बड़ा चर्चा में रहा, कि महाराष्ट्र में जो है कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। लॉकडाउन तक की नौबत आ गई और कई इलाकों में छोटे छिटपुट लॉकडाउन लगाने पड़े। वहाँ से जो है एक सोलापुर का एक गाँव है, वहाँ से कुछ लोगों की एक टोली चलती है और वो कुंभ स्नान के लिए आती है। तो लेकिन वो टोली कुछ ख़ास थी। उसमें जो कुंभ स्नान करने आए थे, उनका नाम था बशीर बादशाह शेख। तो जब मैंने नाम सुना तो मैं थोड़ा चौंका कि बशीर बादशाह शेख जो है इस वक़्त कुंभ स्नान में क्या कर रहे हैं। बशीर लेकिन बादशाह शेख जी, सोलापुर जी। से कुंभ नहाने आए थे। जी, जी, जी। और उनके साथ में 2 मित्र भी थे। उनके एक मित्र का नाम जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका नाम था महादेव संपत। हुँ, हुँ। तो वो उनके पड़ोसी थे। तो महादेव संपत और बशीर जो है कुंभ स्नान करके लौट रहे थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई 12 अप्रैल को। हुँ, तो जब हम उनसे मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो एक-दूसरे के रिलीजियस व्यूज़ का और उनके जगहों का बड़ा सम्मान करते हैं हुँ। और उनके गाँव का माहौल ऐसा ही है और लंबे वक़्त से वो इन चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करते रहे हैं कि एक-दूसरे के रिलीजियस प्लेसेस पे साथ मिलकर यात्रा करते हैं। तो वो पहले अच्छा। सबसे पहले वो लोग अजमेर गए थे हुँ, और हुँ। अजमेर से यात्रा करके फिर चूँकि अब महादेव की बारी पूरी हो गई थी, तो अब बशीर की बारी थी कि वो कुंभ आएँ, तो दोनों लोग फिर कुंभ गए, उन्होंने स्नान किया। लेकिन लौटते वक़्त जो है एक दिक्कत हो गई, हुँ, क्योंकि जो बशीर की उम्र थी वो 65 वर्ष थी और वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। हुँ, वहाँ पर कोरोना एसओपी के तहत ये बात भी बार-बार कही जा रही थी कि जो उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो भीड़ में जाने से बचें। हुँ, तो बशीर जो है वो वापस लौट रहे थे, काफ़ी इस वक़्त हरिद्वार में काफ़ी गर्मी पड़ रही है दोपहर के वक़्त। तो उन उनकी हमारी मुलाकात अ, मेला एक स्टेशन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक एडीजी हॉस्पिटल है सरकार का उसके इमरजेंसी वार्ड में हमारी मुलाकात हुई।
बशीर को बहुत सारी परेशानी हो रही थी, सीने में पेन हो रहा था और उल्टियाँ हो रही थी। लेकिन वहाँ एक एक बहुत अच्छा चित्र था कि महादेव जो है वो बिल्कुल, ये अ अप्रतिम है। अ, उन हाँ, बिल्कुल उनके लिए व्यवस्थाएँ कर रहे थे। चूँकि डॉक्टर्स नहीं थे, सारे वार्ड जनरल वार्ड बंद थे, तो एक डर भी था कि कहीं कोरोना वगैरह का संक्रमण ना हो। लेकिन उस डर को भी लाँघ कर दोनों की मित्रता बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी वहाँ पर। हम भी वहाँ मौजूद थे उस स्पॉट पर। एक एक अ, तरफ जब इन्हीं इसी डर और इन्हीं सारी आशंकाओं के बीच खूब सारी रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियां, जिनमें खूब सारा जी, पोलराइजेशन हो रहा है, खूब सारे बाहरी लोगों की बात हो रही है, मुस्लिम बनाम हिंदू, जी, हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति हो रही है, खूब खूब सारी चीजें हो रही हैं। तो बशीर आ रहे हैं कुंभ नहाने और महादेव जा रहे हैं जी, अजमेर, और वो भी जी, बशीर तब आ रहे हैं जबकि उन्हें बिल्कुल पता होगा कि इस वक्त वहां पे जाना जान का जोखिम है, जी। तो लेकिन उसके मतलब बावजूद वो दोस्ती में आए हैं नहाने। जी, तो वो जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, बिल्कुल, वो वहाँ दिखाई भी दिया कि किस तरह से वो भी कहीं कोने में अभी मरा नहीं है, ज़िंदा है, वो बिल्कुल, भी बिल्कुल। कहीं ये इमरजेंसी और सारी, हाँ, हाँ। वो मरा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इमरजेंसी में है। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा बिंब दिया है तो कि बशीर और महादेव का रिश्ता इमरजेंसी में जरूर है, लेकिन है, मरा नहीं है, और सच्चे मरा नहीं भारत है। की जी, जो तो तस्वीर है वो इन्हीं तो कहानियों से है। ये ज़रूर है कि वो अस्पताल के इमरजेंसी में है, वार्ड में है। तो ये एक वहाँ अच्छा मतलब चीज़ दिखाई दी, लेकिन अभी सकुशल महादेव और बशीर अपने महाराष्ट्र पहुँच चुके हैं। हम्म। अ, अभी उन्हें इंतज़ार है कि क्या कहीं उन्हें 4-5 दिन बाद कहीं कोरोना संक्रमण तो नहीं हो जाएगा, उसका एक डर है उनके मन में और वहाँ के गाँव के लोगों ने भी उनको अभी वो खुद ही आइसोलेट में हैं, दोनों लोग। चलिए, अ हम अ, तो यही कहेंगे कि उनकी आस्था उनकी रक्षा करे, क्योंकि सरकारें तो इस समय उतने काम की दिख नहीं रही हैं, सरकारी जो इंतजामात हैं वो तो उतने काम के दिख नहीं रहे हैं। अब और जी, जी। जी, और ये जब मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुँचा और वहाँ मतलब इस बहुत ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं थी, एक कंपाउंडर थे जो कि थोड़ा बहुत इलाज कर रहे थे। मैंने उनसे जानने की कोशिश की लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण शायद वो भी हमसे दूरी बना रहे थे और बात उतनी ज़्यादा हमारी उनसे हो नहीं पाई। महादेव ने बहुत दिल खोल कर बातें की और अपना आधार कार्ड, नंबर वगैरह सब शेयर किया। तो हमारी रिपोर्टिंग की जर्नी 12 अप्रैल को वहाँ से शुरू होती है, ख़ास तौर से कोविड को लेकर, जो हुँ। कि कुंभ का एक दूसरा पहलू था, जो कि छुपा हुआ था। प्रशासन शायद कुंभ का वैभव दिखाना चाहता था, लेकिन कोविड का बीभत्स चेहरा जो है, वो छुपाना भी चाहता था। तो हुँ। वहाँ से हमारी स्थिति शुरू हुई, तो हरिद्वार में एक वहाँ का जो सबसे L3 वार्ड हॉस्पिटल है। L3 कैटेगरी जो है, कोरोना के समय में जो L1, L2, L3 3 कैटेगरी के हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। तो L3 कैटेगरी ये L1, L2, L3 क्या गंभीरता को देखते हुए जी, कैटेगराइज़ जी, जी। किए जाते हैं? जी, जी। तो जी। उसमें L3 कैटेगरी जो है, वो कोरोना के गंभीर संक्रमित मरीजों के लिए है। तो हुँ। उसकी जो व्यवस्था थी हरिद्वार में, वो सिर्फ़ एकमात्र हॉस्पिटल था, जो कि 1 साल पुराना था और उस हुँ। हॉस्पिटल का नाम है मेला हॉस्पिटल। अच्छा। उसका तो वो स्टेशन से आपको 500 मीटर की दूरी पर 700 मीटर की दूरी पर वो मौजूद था। तो मैं अचानक वहाँ पर शाम को 4 बजे पहुँचा, तो वहाँ का जो दृश्य था वो काफ़ी डरावना था। मेरे हुँ। सामने एक बहुत ही यंग लड़का जो है पहुँचा, उसके माँ-बाप भी आए और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। तो अंदर हॉस्पिटल परिसर के अंदर मैं था, बिल्कुल गेट पे ही खड़ा था मैं वहाँ पर। तो मैं झाँक कर जितना कुछ देख सकता था, देखने की कोशिश की क्योंकि कोरोना वार्ड था, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। नहीं। बाद में एक चिकित्सक आए उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की जानने की कि क्या यहाँ व्यवस्था क्या है? तो बहुत सारी बातें वो छुपाते रहे, इधर-उधर भागते रहे और लेकिन एक वहाँ के एक लोकल सोर्स ने जो उस अस्पताल में कंपाउंड में काम करता था, उससे मैंने कुछ जानकारियाँ निकाली और उस जो जानकारी थी वो ये थी कि वो जो हॉस्पिटल था 1 साल पुराना, जी। उसमें कभी कोरोना के बेड जो है वो 40 से ज़्यादा हुआ करते थे। हुँ, हुँ। अभी जब कोरोना पीक पर है, तब वहाँ बेडों की संख्या 40 से घटकर 25 के आस-पास आ गई है। तो मैं बेड बढ़ने के बजाय घट गए, ये एक अचंभे वाली बात थी, हुँ। क्योंकि पूरे ज़िले का एकमात्र गंभीर
कोरोना संक्रमितों का हॉस्पिटल था वो। पता चला कि उसके एक तल्ले पर आरटी-पीसीआर लैब बनाई जा रही है पिछले कई महीनों से, हम्म, और जो कि शायद अगले कुछ महीनों तक बनती रहे। तो उसके 10, 15, 20 बेड वो लैब वाली कंस्ट्रक्शन जगह खा गई। तो अभी वहाँ बेडों की संख्या कम हो गई है। मरीज मुझे बताया गया वहाँ ऑन स्पॉट कि 22 मई, जब तक कि ये बात हमारी हो रही थी, तब तक एक दूसरा पेशेंट आया और उसने ये शिकायत की कि मेरे पिताजी को ऋषिकेश आपने रेफ़र किया था, हम्म। उनको कहीं रास्ते में उतार दिया गया है। अरे, एम्बुलेंस से? तो एम्बुलेंस से। तो चूँकि मैं खड़ा था तो उन लोग को लगा कि जर्नलिस्ट हैं तो सामने बात खुलनी नहीं चाहिए। तो हम्म, बात छुपाने की कोशिश होने लगी काफ़ी। मैंने फिर उस लड़के से संपर्क किया, उसका नंबर वगैरह लिया, हम लोग बातचीत करते रहे। तो पता चला कि एम्स के बाहर कहीं हॉल वगैरह के बाहर कहीं बैठा रखा था, और ये एक गंभीर बात है। यानी आप किसी कोरोना मरीज़ को, जो गंभीर मरीज़ है पहले से, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो? हम्म, जब पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, तब आप ऐसे वक़्त में इस तरह के मामले, कोरोना के बचाव के जो आपके नियम हैं, उनके प्रति आपकी जो गंभीरता है उसको दिखाते हैं, उसको सचेत करते हैं कि आप कितना सचेत हैं। तो एक पहला लूप होल दिखाई दिया कि जो हॉस्पिटल है वो अव्यवस्थित है, उसके पास क्षमता नहीं है बहुत ज़्यादा मरीज़ों को भर्ती करने की। दूसरी चीज़ दिखाई दी कि वहाँ पर जो एक मेरे सामने जो पहले एक लड़का आया था, क्योंकि शायद एक रूल है कि कोरोना पॉज़िटिव लोगों के नाम, पते, चेहरा, उनकी पहचान ज़ाहिर ना की जाए, हम्म, तो वो मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास उनका नाम, पता सब कुछ है, और उस लड़के को 1 दिन पहले कोरोना पॉज़िटिव डिटेक्ट हुआ था, हम्म, और उसको आइसोलेशन में नज़दीक के एक होटल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, उसमें रखा गया था। हम्म, तो शाम होते-होते उसकी साँस ज़्यादा तेज़ चलने लगी, तो वो हॉस्पिटल बुला लिया गया। हम्म, हॉस्पिटल जो आया वो एम्बुलेंस से आया, लेकिन जब डॉक्टर ने कुछ दवाएँ वग़ैरह दी और पूछा कि रेफ़र होना चाहोगे या आइसोलेशन में रहो? हम्म, तो उसने कहा कि आइसोलेशन में रहेंगे, उसके उसके परिवार के भी लोग थे वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो, चूँकि एक L3 हॉस्पिटल है, तो वहाँ से मरीज़ को रेफ़र करने के बाद या बाहर भेजने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होंगे, उनको अप्लाई किया जाएगा। हम्म, लेकिन मेरे रहते में कोई प्रोसीजर वहाँ पे शुरू नहीं किया जा रहा था, तो मैं वहाँ से हट गया थोड़ा। फिर हमने ट्रैक करने की कोशिश की कि उस मरीज़ के साथ आखिर क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि कुछ ही देर में वही पॉज़िटिव लड़का स्कूटी लेकर एक बहुत भीड़ वाली सड़क पर पहुँच गया, जो कि हम्म। पॉज़िटिव था। अच्छा। तो हमने चूँकि हम उसकी पहचान ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो हमने पीछे से उसकी एक फ़ोटो खींची। हम्म, उसका स्कूटी के नंबर को ब्लर कर दिया गया बाद में हमारी रिपोर्ट्स में। हम्म, अ, तो वो एक चीज़ थी कि मतलब दिखाई दिया कि अपने ही गंभीर मरीज़ों को, स्थानीय मरीज़ों को, किस तरह से उनके हॉस्पिटल डील कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी बड़ी चीज़ थी, लूपहोल था जो दिखाई दिया कि कोरोना के जो गंभीर मरीज़ हैं, वो खुलेआम सड़कों पर बिना किसी भय के घूम रहे हैं। यानी वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, और आस-पास के लोगों को मालूम नहीं है कि कोई कोरोना पॉज़िटिव हमारे अगल-बगल घूम रहा है। तो ये इस तरह की खराब स्थितियाँ जो है हरिद्वार में 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल को दिखाई दे रही थी। हम्म, फिर अ, एक तीसरा मामला जो है, फिर हमने कोशिश किया कि अब हमें ख़ास तौर से उस तरफ चलना चाहिए, जो हरिद्वार का हृदय है, जो कुंभ का हृदय है, यानी अखाड़ों की तरफ चलना चाहिए। हम्म, तो बैरागी कैंप एक जगह है हम्म, हरिद्वार में, जहाँ पर अखाड़ों के रुकने की, ठहरने की, अ वहाँ के श्रद्धालुओं के, उनके अखाड़ों की तो उनकी व्यवस्था है। करीब 10,000 लोग उस समय का एक कोविड हॉस्पिटल और जनरल बीमारियों का एक हॉस्पिटल जो है, वहाँ बनाया गया है। हम्म, तो सुबह का वक़्त था और मैं वहाँ पहुँचा, तो जो कोविड जाँच वहाँ पर हो रही थी, उस कोविड जाँच में पता चला कि चूँकि वो बैरागी कैंप का हिस्सा था, तो उसमें साधु, संत, बाबा वगैरह ज़्यादा जाँच कराने के लिए आ रहे थे। हम्म, तो वो जब जाँच कराने आते थे, तो एंटीजन टेस्ट, चूँकि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ आरटी-पीसीआर
टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि आता है तो एंटीजन टेस्ट तुरंत पता चल जाता है, तो हम रैपिड टेस्ट करते हैं, इसलिए एंटीजन टेस्ट ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो उस कैंप में हमने देखा कि बहुत सारे साधु संत जो पॉजिटिव आते थे, वो वहाँ से भाग जाते थे। आइसोलेशन के नाम पर हम्म। जैसे ही उन्हें पता चलता था कि अब वो पॉजिटिव आ गए हैं और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा या हम्म। उनसे कहा जाएगा कि आइसोलेशन में आप रहिए, तो उनको वहाँ से वो भाग जाते थे या फिर किसी बड़े महंत का, महामंडलेश्वर का या किसी बड़ी सिफ़ारिश आ जाती थी कि इनकी कागज़ी कार्रवाई आप मत करिए, इनको जनरल हम्म। दवा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। तो अच्छा। इस तरह की स्थितियाँ यानी सुपर स्प्रेडर बनाने की तरफ बढ़ रही थी। अगर सरकार खारिज करती है कि कुंभ सुपर स्प्रेडर नहीं है, तो ये सब स्थितियाँ शायद सुपर स्प्रेडर बनाने की तरफ तो थीं, स्पष्ट तौर पर दिख रहा था। वहाँ पर जो ऋषिकेश एम्स के जो डॉक्टर थे, जिनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो सामान्य रोग हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और हम्म। और जो है लगातार जो डायरिया और ख़ास तौर से जो डिसेंट्री है, उल्टी है, वॉमिटिंग वग़ैरह इस तरह के मामले जो है वहाँ पे और भी आ रहे थे। तो उनका कहना था कि जो कोरोना सिम्पटम्स के नए लक्षण हैं, ख़ास जी। तौर से जो अभी तक देखे नहीं जा रहे थे, ये ये हिस्से उनके भी हो सकते हैं और ये उससे पता चल सकता है कि सामान्य रोग जो है और कोरोना के लक्षण जो है वो क्लब कर रहे थे, यानी वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, बड़े हो रहे थे। तो ये स्थिति फिलहाल बैरागी कैंप की थी, उस हृदय स्थल की थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा जाँच होनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा परहेज़ की जानी चाहिए थी। वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये 2-3 चीज़ें जो है माहौल बताती हैं कि हरिद्वार में ये बड़ी ख़ास तौर से गंभीर और बड़ी खतरनाक चीज है जो आप बता रहे हैं कि वहां पर जब ये साधु और बाबा लोग जब ये पॉजिटिव आते थे तो भाग जाते थे। जी, जी, जी। और ये हमारे 3 कई सोर्सेज़ ने वहाँ कन्फर्म किया चूँकि हम ग्राउंड पे वहीं थे, उसी कैंप के पास थे। थोड़ा-सा जोखिम तो था ही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल सोर्स तक पहुँचूँ। तो उसमें हम देख रहे थे कि ये शिकायत जो है वो क्योंकि बहुत सारे लोग अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये बात नहीं कहना चाहते। बाद में हमने इसकी एक आधिकारिक पुष्टि भी ली, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ पे हमने उसको लिखा भी बाद में। तो वहाँ के सीएमओ ने इस बात की पुष्टि पुष्टि की डॉक्टर एसके झा। उन्होंने ये बताया कि ऐसा एक मामला उनके सामने आया था और वो जो एक मामला उनके सामने आया उस एक मामले को उन्होंने एडमिट किया कि ऐसा हुआ था। जी। तो लेकिन ये अनरिपोर्टेड किस्से बहुत सारे हैं, जो कि उसको सुपर स्प्रेडर बना ही रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो इस तरह से चीजें हैं, आप कह रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव आते थे और उसके बाद कहीं किसी महामंडलेश्वर या किसी बड़े अखाड़े का फोन आ जाता था कि भाई इनकी जो कागजी कार्रवाई है वो रोक दो, वो मत करो और इनको जनरल दवाएं दे दो। जी। तो क्या मतलब जो वहां पे प्रशासनिक अमला था या जो डॉक्टर थे, उन पे उनका उतना रसूख चलता था कि वो छोड़ देते थे और कागजी कार्रवाई नहीं करते थे? देखिए जो जिसके सामने सरकार झुक गई हो जो अखाड़े थे, वो इस बात का दंगल कर रहे हैं आज हम्म। कि 2 सेक्ट हो गए हैं कि किसने जो बैरागी साधु हैं, वो कह रहे हैं कि जो दूसरे अखाड़े वाले लोग हैं, उन्होंने उन लोगों कोरोना ने फैलाया। फैलाया। और आज देखिए ये मामला खुलकर सामने आ गया है कि साधु पे आरोप लगा रहा है कि कौन किसने कोरोना संक्रमण फैलाया है। हम 13 अप्रैल को ये बात बता रहे थे वहाँ से खड़े होके कि यहीं के साधु पॉजिटिव केसेज़ लेकर अपने ही कैंप में, अपने ही लोगों के बीच भाग जा रहे हैं। हम्म। और तो जिनके सामने सरकारें हार गई हों, जिससे लगता हो कि हमारे सत्ता की चाबी दूर चली जाएगी अगर हमने इनको ना कहा अ, और देश भर को जोखिम में झोंकने के लिए तैयार हों सरकारें। तो वहाँ पर बाबाओं का ज़ोर आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। डॉक्टर्स जी। तो बहुत छोटी इकाई हैं।
जाहिर तौर पे। और विवेक जी, चलते चलते हम एक आपका मतलब कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे जो वहां पे आपने रफ्तों में कई चीजें लिखी हैं, हमने पढ़ी जी। भी हैं, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा अनुभव जो कि मतलब आपको लगता हो कि ये आपका जेम ऑफ रिपोर्टिंग है, जो कि आपको लगता हो कि ये क्या देख लिया, ऐसा कुछ। हुँ। बिल्कुल देखिए एक तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे वहाँ मिला था बशीर का, वो हमने आपसे साझा किया। और दूसरी जो चीज़ थी अभी जो वहाँ पर मतलब मुझे लगा कि उस चीज़ को देखना चाहिए। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर, जब भी आप कुछ इस तरह का आयोजन करते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेशन जो है, खासतौर से स्थानीय लोगों का पार्टिसिपेशन जो है, वो अगर आप उसको गायब कर देते हैं, सिरे से गायब कर देते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उसके बड़े दुष्परिणाम हैं। तो वो एक चीज़ दिखाई दी, कई होटल मतलब 2010 से अगर 2021 के कुंभ की तुलना करें, तो 10% भी भीड़ जो लोकल लोग थे, उनका कहना था कि 10% लोग भी इसमें जुटे नहीं। अ, जी। अगर लेकिन आप देखें कि 11 मार्च से लेके और दूसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को हुआ। 14 अप्रैल तक करीब अ, 1 करोड़ लोग कुंभ के मेले में पहुँचे, उस 10 किलोमीटर के दायरे में पहुँचे हुँ। और उसमें स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, उनको रेफरल हॉस्पिटल की संज्ञा दे दी गई है, कि हुँ। उनका सिर्फ़ एकमात्र काम है कि जो भी मामले आएँगे, उन्हें रेफर उन्हें कर देना। उन्हें रेफ़र कर देना है। तो आप देखें कि 5 दिन के भीतर अ अ, जो अ, जो टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है कोविड का, वो बहुत जानना ज़रूरी है। ख़ास तौर से एक जो चीज़ दिखाई दी, हमने अपनी रिपोर्ट में ज़िक्र भी किया कि एंटीजन टेस्ट, नंबर ऑफ एंटीजन टेस्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म किए गए। यानी 40,000 के आस-पास, 45,000 के आस-पास, 10 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच। और आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो संख्या थी, वो 3,000 से 5,000 के बीच थी। लेकिन जी। नंबर ऑफ पॉज़िटिव केसेज़ आरटी-पीसीआर में बहुत ज़्यादा थी और नंबर ऑफ पॉज़िटिव केसेज़ एंटीजन टेस्ट में बहुत कम थी। तो ये बात स्पष्ट तौर पे ये बताती है कि बहुत सारे लोग जिनका एंटीजन टेस्ट किया गया, वो बच गए। कोरोना संक्रमण होते हुए भी शायद एस्केप हो गए और वो यानी हम उनको ट्रेस नहीं कर पाए। और ये बात ये साबित करती है, जैसे आप एक मिसाल के तौर पे देखें कि हमने अपने रिपोर्ट्स में हवाला दिया है 10 से लेकर और 15 अप्रैल तक किस तरह से केसेज़ के नंबर बढ़ते चले गए। हुँ, पहले हुँ, हुँ। 206 थे, फिर वो बढ़ते-बढ़ते 500 तक कोरोना पॉज़िटिव हो गए और हुँ, हुँ। टोटल नंबर्स ऑफ कोरोना पॉज़िटिव हरिद्वार और कुंभ क्षेत्र में अभी 2000 हैं। हुँ। 2000 की संख्या को पार कर गए हैं। तो जो नंबर ऑफ टेस्ट एंटीजन हैं, उसमें 90% टेस्ट एंटीजन टेस्ट के हैं। और जो ये 2000 संख्या है, इसमें 90% संख्या पॉज़िटिव लोगों की जो है, वो आरटी-पीसीआर से है। यानी जी। आरटी-पीसीआर एक मुकम्मल प्रक्रिया थी जिससे आप शायद पकड़ सकते हैं जल्दी कोरोना संक्रमण को। तो वो वहाँ दिखाई दे रहा था कि एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शायद गंगा जल के साथ कोरोना संक्रमण भी अपने राज्यों में लेकर पहुँच गए हैं। और अब उसका क्या जो अंजाम होगा वो तो आने वाले समय में ही दिखेगा। हाँ। विवेक जी, आप डी लल्लन टॉप की इस खास सीरीज से जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कुंभ की ज़मीनी हकीकत हमें समझाई, बताई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी सुमित जी और ललन टॉप का भी कि डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट्स को वो सराहते हैं और पढ़ते हैं। अ, लगातार, लगातार हम पढ़ते हैं। जी। तो विवेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस खास सीरीज से जुड़े हैं। इस सीरीज से जुड़े रहिए। आपको लोगों की आप बीती, जग बीती, क्योंकि अकेले की लड़ाई नहीं है। ये अनुभव साझा होने ज़रूरी हैं। जो हम लगातार कहते हैं, ये अनुभव आप तक पहुँचाए जाते रहेंगे इस सीरीज के माध्यम से। आपका हमें देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।